हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा और इसके लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दी हैं। देखिए, आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए, पढ़ते रहिए। सभी चीज़ें एनसीईआरटी से ही आती हैं और जो आपका पेपर 2 है वो 60 नंबर का होता है। अगर आप बहुत अच्छा अपना पेपर 2 कर लेते हैं तो मान के चलिए सीटेट का एग्ज़ाम आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। प्यारे साथियों, हम लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी में क्लास नहीं चलेगी, बहुत ही आराम से चलेगी। एक चीज़ आपसे गुजारिश है, अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठे, जो भी चीज़ें मैं बताऊं उनको नोट कर लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो इम्पॉर्टेंट है उनको नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि नोट से ही आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने चैप्टर 3 पर, हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए, कह रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। किस में विभाजित है? प्लेटों में, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, ऐसे वृत्त के रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आपको क्रियाकलाप में दिखाया गया ये, जैसे पानी घूम रहा है गोल गोल, ऐसे ही। चलिए, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित जो है उनको किया गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर के क्षेत्र में, उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के अंदर की तरफ घटने वाले जो बल हैं उनको अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बहिर्जनिक बल या एक्सोनिक फोर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछे गए हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये इसी कारण से होता है, याद रखिएगा। चलिए, एक आपको मैप दिखाया गया है, छोटा सा डायग्राम है। ये है पृथ्वी की गति। दो बल काम करते हैं, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। ये आकस्मिक बल होते हैं, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन होता है। ऐसे अपनी नोट्स में बनाइएगा। ये पटल विरूपण बल होता है और पर्वत निर्माणकारी बल भी इसे कहा जाता है। बहिर्जनित बल क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण है, नदी या बहता जल है, पवन है, समुद्री तरंग है, हिमनद है। याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। एक शब्द मिला है, स्थल मंडलीय प्लेट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें क्या हैं? टिकी हैं। इन्हें ही स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। चलिए, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र होता है। मतलब मान लीजिए आपकी ज़मीन है तो यहाँ पर खुला एक छिद्र होगा, ऐसे लावा बाहर निकलता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। एंडो मतलब अंतः, एक्सो मतलब बाह्य। एंडोजेनिक, जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। एंडोजेनिक जिसकी उत्पत्ति अंदर होती है, एक्सोजेनिक जिसकी उत्पत्ति बाहर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत परेशान मत होइएगा। चलिए, अब यह है एक ज्वालामुखी का चित्र आपको दिखाया गया है। ये है परपट्टी, ये है मेंटल, ठीक है, और ये है मैग्मा का कोष्ठ जो दिखाया गया है, और ये आपका लावा है, निकास वेंट है, ये क्रेटर है, गैस व राख है जो धुएं के रूप में निकल रहा है। इस इमेज को ऐसे ही अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, तो आपको इससे क्या मिलेगा? फ़ायदा। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ पर कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ से कंपन शुरू होता है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते
जो उसके एकदम निकट होगा उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं आपको इसी चैप्टर में समझा देता हूँ मैप के माध्यम से। ये आपकी जो लाइन है ये है प्लेट सीमा है और ये देखिए बीच का हिस्सा क्या है, अधिकेंद्र है। तो अधिकेंद्र के सेंटर में यहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, हानि होगी। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, ये ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकल रही है, तो इन क्षेत्रों में कम हानि होगी। जहाँ पर अधिकेंद्र का सेंटर होगा यहाँ ज़्यादा होगा। उद्गम केंद्र, यहाँ से आपका भूकंप उत्पन्न हुआ है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है और भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसको जरूर पढ़िएगा। कह रहा भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे। इन जो तरंग हैं इनके गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। गुजरात में भूकंप द्वारा एक विनाश हुआ है, उसका इमेज आपको दिखाया गया है। चलिए एक कटिंग दी गई है पेपर की, भूकंप एक वस्तु स्थिति जो है अध्ययन है ये, ठीक है। भुज में भूकंप के झटके, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। शहर में आग, भूकंप प्रभावित आपातकाल की घोषणा, मुख्यमंत्री केंद्र से अपील, भुज की तबाही और ये स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। ये आपका जो है एक क्या दिया गया है, आपको एक पेपर की कटिंग दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि स्केल पर क्या मापी जाती, तो तीव्रता, ठीक है। चलिए और भूकंप का मापन भूकंप लेखी से करते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2 पॉइंट या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होती है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 पॉइंट अथवा उससे अधिक होती है वह शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक हो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये कैटेगरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में इसको छाप लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, बनाता है और भर भर के क्वेश्चन बनाता है। ये है आपका भूकंप लेखी यंत्र, आपको इमेज में दिखाया गया है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान आश्रय कहाँ लें, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर है आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। पहले से तैयार है अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए एवं आपदा का सामना जो है विश्वास से क्या करना है, मतलब विश्वास से हमको करना है। मुख्य स्थलाकृति। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित मतलब जमा कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजोल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, नोट करिएगा, कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुला का एंजोल है। अन्य जलप्रपात उत्तर अमेरिका में, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये पूछे जा सकते हैं कौन कहाँ है, तो इनको जो है अपनी नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। इनको पूछ सकता है आपके एग्जाम में कौन सा जलप्रपात कहाँ है। चलिए नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन। दृश्य का मतलब जो दिखने वाली भूमि है, उसका अपर्दन का मतलब क्या होता है, कटाव होता है। जब नदी किसी
खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो वह जल प्रपात बनाती है। जैसे देखिए ऊंचाई से गिर रही है, ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो ऊपर क्या है, कठोर शैल है, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए क्या हैं, मृदु शैल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प क्या है, नदी जब ऐसे ऐसे मोड़ बना करके बहने लगे तो उसे क्या कहते हैं, विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाते हैं। इस किनारे कटेंगे, इधर कटेंगे, इधर कटेंगे, इधर कटेंगे। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चापर झील कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये आपके तटबंध हैं। ये इमेज आपका विसर्प का है। ये है आप पर चापर झील। जैसे नदी यहाँ बही, बाद में ये हिस्सा अलग हो गया, यहाँ पानी भर गया, तो ये आपका चापर झील कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि जो है जिनको वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लय मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डेल्टा का। जैसे ये आपकी मुख्य नदी है, ठीक है, और ये देखिए ऐसे ऐसे आपको यहाँ क्या बताया गया है कि नदी का प्रवाह धीमा तो नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे अब ये नदी है, इसका प्रवाह धीमा हो गया तो ऐसे 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 कई भागों में बट गए, इन्हें ही वितरिका कहा जाता है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे और उनसे बने डेल्टा का नाम आपको लिखना है। चलिए, समुद्र की तरंगे, ये है आपकी समुद्री गुफा, ये है तटीय मेहराब और ये है स्टैक। चलिए, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बसती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। क्या बनते हैं, तटीय मेहराब बनते हैं। चलिए देखिए ना, ऊपर छत बची है, बीच का हिस्सा गायब हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं कि जब लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृति को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए, ठीक है, ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर जो है वो पुलिन का निर्माण करती है। चलिए हिमनद के बारे में जानते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। क्या है, बर्फ की नदी है। सोचना, देख रहे हो कैसे दिखाया गया है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का कार्य करते हैं। चलिए, पवन के कार्य हम आपसे चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू के डिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, जो पवन है वो अपर्दन और निक्षेपण का मुख्य कारक होती है हवा। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग की आसानी से काटती है, इसीलिए शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं जिन्हें बालू का डिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकते हैं। ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस
निक्षेपित किए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये जो भी आपको टिक करने वाले ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी को आपको पढ़ना है, पढ़ करके नीचे आना है और नीचे आकर के आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, और आपको ये क्या करना है, मिलाने वाला भी काम करना है, मिला करके भी आपको यहाँ बताना है, जो मैचिंग है ये भी आपको कर लेना है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। इससे संबंधित जो भी शॉर्ट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप जाइए जीके गुरुजी अड्डा टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और वहां आपकी जो भी मदद हो सकेगी वो सभी की जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।